सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। कल जो वीडियो के अंदर मैंने चेंजेस किए थे, मैक्सिमम लोगों ने यानी कि 99% लोगों ने जो है उनको अप्रिशिएट किया है। इक्का दुक्का को छोड़कर पसंद नहीं आए। इक्का दुक्का एक ऐसे थे जिनको मतलब पुरानी पैटर्न पसंद आ रहा था, पर 99% लोगों के द्वारा ये बोला गया कि सर जो पैटर्न चेंज किया है वो काफ़ी अच्छा है। तो पहली बात तो ये कि देखो, थोड़ा सा एफर्ट जो है मेरा ज़्यादा लगेगा इसमें, तो आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जितने एक ही क्वेश्चन बनाने में जितना टाइम लगता है उतने में सारे क्विज लग जाते हैं। ठीक है, तो एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मेरा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, पर लेकिन आप लोगों के लेक्चर की प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आप लोगों को यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन और इसी के साथ में जो डेली मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बच्चे के द्वारा ये सजेशन दिया गया जो कि मुझे अच्छा लगा, तो आज उसको भी इंप्लीमेंट करता हूं मैं कि सर एक न्यूज़ कवर करने के बाद में उसके बाद में उससे क्वेश्चन पूछ लिया करो उस न्यूज़ का, ना कि वीडियो के एंड में सारे एक साथ में क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, जैसे एक न्यूज़ पढ़ा दी तो फिर उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वहीं पे ही क्वेश्चन अगर मैं बता दूं आप लोगों को तो कैसा रहेगा, इससे उसी न्यूज़ के साथ में आप लोग एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लोगे वहीं पर ही, तो इससे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो भी न्यूज़ रहेगी जिसके भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग देख लिया करेंगे। अगर कोई न्यूज़ ऐसी रहेगी बस मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक न्यूज़ कवर करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे हैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये, तो जिस भी न्यूज़ में क्वेश्चन बनाया करूंगा उसको वहीं पर ही बेसिकली दिखा दिया करूंगा। ठीक है, तो ये काफ़ी प्यारा सजेशन लगा मुझे पर्सनली। और इसी के साथ में देखिए, आप लोग जिस तरीके से कई सारे बच्चों ने बोला कि सर आपने बोला था क्वेश्चन की वीडियो स्टार्ट करेंगे, पर आपने तो इसी वीडियो में क्वेश्चन डाल दिए सारे, तो सर इससे तो और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो देखिए यार, मैं ना अगर एक और वीडियो रिकॉर्ड करने बैठूंगा तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए लगने लगता है। ठीक है, वो फिर से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर से वो सारी चीज़ें करना, तो इससे अच्छा ही लगता है कि एक ही वीडियो को थोड़ा सा लेंदी कर ले जाए और उसी के अंदर आप लोगों को भी बार बार की झंझट नहीं रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इसी को इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बना दिया ताकि और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वीडियो की बन जाए। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कुछ और भी चेंजेस आने चाहिए आप लोगों के हिसाब से, बाकी तो ऑलवेज वेलकम यार, जो भी आप लोगों को लगता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज का डे कैसा रहा आप लोगों का। 6 अप्रैल जो है वो आप लोगों की जिंदगी में से लगभग कंप्लीट जा चुका है, तो कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया इसको, मतलब कितना आप लोगों ने प्रतिशत जो टारगेट डिसाइड किया था मॉर्निंग में वो अभी यूटिलाइज किया है, ये बेसिकली आप लोगों को बताना है। तो ये अगर आप लोग डेली अगर चेक करते रहोगे तो आप लोगों की लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बड़ी ही प्यारी बहुत शानदार बात बोली गई, बोला गया मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलते हकीकत में है, तू जरा कोशिश तो कर। यानी कि अगर आप लोग आज के डेट में अगर अपने ख्वाबों पर अगर अच्छे से फोकस करोगे तो ख्वाब जो हैं वो आप लोगों के हमेशा हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे, पर लेकिन आप लोगों को उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप लोग एफर्ट नहीं डालोगे तो कोई और एफर्ट डालेगा, वो अपने ख्वाबों को पूरे करेगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम में मान लीजिए वहां पर 5 पोस्ट निकली हुई हैं, अब मान लीजिए उसके लिए जो है वो 25 लोगों ने फॉर्म भर दिए। अब 25 लोगों में से 5 लोग ऐसे होंगे जो कि इस पोस्ट पर जाएंगे, अब वो डिसाइड करेगी इनकी मेहनत कि इसमें से कौन से वो 5 लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर किसी ऐसा बच्चा होगा जिसने एक दिन गैप मार लिया, ऐसा बच्चा होगा आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ऐसा बच्चा होगा पार्टी कर रहा है, ठीक है, मतलब एक मिनिमम डे शेड्यूल लेकर नहीं चल रहा है पढ़ाई का, तो फिर यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जिंदगी में, कि आप लोगों को अगर लगे कि हाँ यार ये चीज़ इस तरीके से है तो उसके ऊपर फोकस जरूर दिया करो, वरना देखिए कॉम्पिटिशन इतना टफ है आप लोग टिक नहीं पाओगे कहीं। तो अपने आप को हमेशा कंपटीशन में बनाए रखना है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, टाइम से अपनी चीज़ें लेकर चलनी है, तभी आप लोग टारगेट को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी बातें जो हैं वो हो सकता है कई सारे, एक बच्चा कह रहा है सर कई बार तो ऐसा लगता है कि मम्मी पापा की तरह डांट देते हो देखो यार, थोड़ी सी डांट ना वो सही रहती है सेहत के लिए, क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये डांट वाट जो है कोई नहीं आप लोगों को याद रखने वाले, फिर वो सिलेक्शन ही दुनिया याद रखेगी आपका, तो क्यों ना उस सिलेक्शन के लिए जी जान लगा दीजिए। ठीक है, तो काफ़ी शानदार है, पहले इंपॉर्टेंट डे देखेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक न्यूज़ है, एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो डे है यहाँ पर ये है वर्ल्ड हेल्थ डे। आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है पहले भी कई बार, जब भी मैंने आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया तो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में मैंने मैक्सिमम टाइम आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर अब की बार की जो थीम है यहाँ पर ये 7 तारीख को डे सेलिब्रेट किया था, और अब की बार की थीम है ओवर प्लानेट ओवर हेल्थ, यानी कि हमारा जो प्लानेट है और हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस देना है। और खासकर अभी रिसेंटली यहाँ पर, पहले तो हम लोग बात करते थे अपनी हेल्थ के बारे में,
अभी प्लानट की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर समझिएगा इस बात को। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये कि जो प्लानट होता है पूरा हमारा, जैसे पृथ्वी पूरा प्लानट है, तो पूरी पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं उनकी भी हेल्थ अब अच्छी रहना जरूरी है। रीजन क्या है? रीजन है जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो सोचो अगर जानवर जीव जंतु जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर अगर हेल्दी नहीं है, अगर उनकी लाइफ में कोई दिक्कत है, तो फिर इंसानों की लाइफ कैसे सही रह सकती है। सोचो अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाए, अगर चिड़ियां खत्म हो जाए, ठीक है, इस तरीके से सोचो आप लोग यहाँ पर जो कीट पतंगे वो खत्म हो जाए, अगर गिद्ध खत्म हो जाए तो पृथ्वी जो है सड़ जाएगी। तो इस तरीके से सब जीव जंतु रहना जरूरी है। तो इसलिए पूरे प्लानट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और ये जो डे है 7 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट किया है, तो इसके पीछे बड़ा ही प्यारा सा रीजन है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये 7 अप्रैल को बेसिकली बनाया गया था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ जो डे है यहाँ पर, ये बेसिकली फोकस ये करता है कि अर्जेंट जो भी नीड है इंसानों के लिए या फिर जो प्लेनेट के लिए, कैसे उसको हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, उसकी वेलबींग के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर डे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे तो उसको पूछ लिया करो, माइंड में कंफ्यूजन लेके आगे नहीं बढ़ना है, जितने कंफ्यूजन है उसको यहीं पर छोड़कर जाना है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, तो अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, पीआईबी के अंदर भी कवर किया गया, और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आज की डेट में जो आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में था, कंट्रोवर्सी के रीजन की वजह से भी, ठीक है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे इंडिया और बेसिकली जो नेपाल के रिलेशन के बारे में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये जो है बेसिकली आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में इंटरनेशनल रिलेशन या फिर जो नेबर हैं वो नेबर कंट्री के बारे में जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट बन सकता है। बात करेंगे यहाँ पर, बात क्या की जा रही है, अभी जो पाकिस्तान के जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है शेर बहादुर, ठीक है, देबवा, तो ये हमारी कंट्री की विजिट पर आए। कई बार आप लोगों से एग्जाम में नाम भी पूछ ले आते हैं, तो नाम भी थोड़ा याद रखेगा। तो इनका नाम है शेर बहादुर देबवा। तो शेर बहादुर देबवा जो है वो इंडिया की विजिट पर आए और उनके द्वारा कई सारी बातें यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर अगर शेर बहादुर देबवा के बारे में मैं आप लोग को बताऊं, उससे पहले आप लोग यहाँ पर एक बार मैप देखेगा, ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल की होगी। ऊपर थोड़ा जाओगे तो उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, थोड़ा सा नीचे आओगे तो वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पर सिक्किम हो गया। यानी कि हमारे 5 पांडव जो हैं वो नेपाल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है, कौन कौन सा राज्य जो है वो नेपाल को बॉर्डर टच करता है। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। और रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी है, तो क्वेश्चन बनने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन बनने में कोई दुख होगा, ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी जब यहाँ पर विजिट की गई तो कई मुद्दों पर बात की गई। क्रॉस बॉर्डर, एक तो पैसेंजर ट्रेन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इसी के साथ में जो रुपया पेमेंट सिस्टम है वो नेपाल में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और कई सारे और एमओयू भी यहाँ पर देखने को मिले। एमओयू क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी यहाँ पर निकल कर आया। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली हैदराबाद हाउस के अंदर भी जो बेसिकली जो मीटिंग की गई, ये हैदराबाद हाउस के अंदर, दिल्ली के अंदर ये हाई लेवल मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते और भी कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई है। वो सारे मुद्दे कौन कौन से हैं मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, और यहाँ से यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो इंडिया और जो नेपाल है उसके बारे में अगर बात करें तो दोनों के द्वारा लॉन्च किए गए यहाँ पर ये 35 जो किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक, यानी कि रेलवे की कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जयनगर इन बिहार से लेकर यहाँ पर ये बेसिकली जो कुर्था है नेपाल के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाला है। तो अगर आप लोग बिहार से आते हैं और आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो स्टार लगाने वाला हो गया, तो इसके ऊपर स्टार आप लोग लगा लेना, ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अभी रिसेंटली अगर बात करें तो रुपया जो है, रुपया यानी कि एक तरीके से जो हमारा जो रुपये है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो कई जगह कई सारी कंट्री में हम लोगों ने लॉन्च किया। खासकर अगर बात करें भूटान में कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया था, सिंगापुर में, और यूएई में बहुत सारे इंडियन यानी कि भारतीय रहते हैं तो वहां पर लॉन्च किया गया। अभी नेपाल जो है ये चौथी कंट्री बन गई है जहां पर हम लोग यहाँ पर रुपया जो है कार्ड वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर काफी फायदा देखने को मिलेगा और कनेक्टिविटी भी अच्छी नजर आएगी, खासकर अगर किसी को पेमेंट करना है तो, ठीक है। तो ये बातें हैं। कई सारी जो एमओयू साइन की गई यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में, एक तो रेल सेक्टर में देखने को मिले यहाँ पर एग्रीमेंट, इसी के साथ में यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में अगर बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन में भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई। आने वाले 5 साल में कई सारे जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो एक दूसरे के बीच में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि नेपाल जो है वो 105वां मेंबर बन गया, उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा, और वो भी कहां पर, ये आप लोगों को बताना है। तो नेपाल यहां पर 105वां मेंबर यहां पर बन गया है, तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, कई सारे और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये वो पॉइंट है जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाएगा किसी भी एग्जाम के अंदर में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप लोग बोल सकते हैं इनको, जिनके बारे में समझिएगा। नेपाल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है इंडिया का, वो तो आप लोगों को पता ही है। खासकर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से मैंने भी बताया, पांच राज्य हमारे नेपाल को टच करते हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कल्चर और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी बातें करूंगा आप लोगों से। यानी कि जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सारी, इनके बारे में इंडिया और नेपाल के रिलेशन आप लोग समझ पाएंगे। इंडिया और नेपाल जो है वो हिंदुज्म और बुद्धिज्म को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अभी नेपाल को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की बात की जाती है कई बार, ये आप लोगों ने न्यूज में कई बार सुना होगा, ठीक है। इसी के साथ में हमारी और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसको पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी बोलते हैं, 1950 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है। रीजन यहाँ पर यह था, हमारी कंट्री के जो एम्बेसडर है ना, जैसे हमारी कंट्री के एम्बेसडर रहते हैं हर एक कंट्री में, तो उनके द्वारा साइन किया गया हमारी साइड से, और नेपाल की साइड से जो उनके लीडर थे उनके द्वारा साइन किया गया, उनके पीएम के द्वारा। तो मुद्दा यहां पर यह रहा कि हमारी कंट्री का जो एम्बेसडर है उनके पीएम के इक्विवेलेंट है क्या, तो इसकी वजह से नेपाल बोलते हैं कि इस ट्रीटी को फ्रेंडशिप ट्रीटी बोला गया, पर लेकिन रिलेटिव में हमारी इंसल्ट की गई है, इक्वलिटी का दर्जा यहां पर नहीं देता है इंडिया जो है नेपाल को, ये बातें निकल कर आई, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ऐसा है जैसे घर का बड़ा आदमी है, छोटे को बेसिकली डांट कर रख देता है, इंडिया ऐसे रखता है हम लोग को। इंपॉर्टेंट नेपाल हमारे लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जो कि नेपाल से निकलती हैं, और ये पेरेनियल रिवर हैं। इस एक तरीके से एवरग्रीन टाइप की रिवर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर 12 मासी रिवर होती हैं, और वो इंडिया के अंदर में आती है। तो कई सारी रिवर ऐसी देखने को मिलती है, तो हमारे लिए नेपाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे नेपाल के लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हम तो बोल रहे हैं नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर नेपाल के लिए हमारी कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ भाई साहब, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी तो ये है कि नेपाल के अंदर मैक्सिमम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडिया से आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की जो आर्मी है उसके अंदर जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें आप लोगों को नेपाली लोग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में बात करें, 2011 में हमारे द्वारा यहाँ पर सूर्य किरण एक्सरसाइज स्टार्ट की गई इंडिया और नेपाल के बीच में, और इवन यहां से क्वेश्चन अगर बन जाए आप लोगों को याद रखिएगा, ये कल्चर कनेक्टिविटी है यहाँ पर, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट भी है यहाँ पर, जैसे काठमांडू वाराणसी, इसी के साथ में लुम्बिनी बोधगया और जनकपुर अयोध्या। तो ये वो एरिया है जहां पर सिस्टर सिटी के एग्रीमेंट में है यहाँ पर, यानी कि दोनों कंट्री की जो सिटीज हैं उनको साथ साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ में डेवलप भी किया जा रहा है। अगर बात करें नेपाल, काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जिसको BBIN बोला मैंने अभी रिसेंटली, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी था। इसमें हम लोग रोड कनेक्टिविटी की भी बात करें, बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जानते हैं, बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं, ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसको बिम्स्टेक बोलते हैं। इसी के साथ में नॉन अलाइंग मूवमेंट या फिर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये वो सारे एरिया हैं जहां पर नेपाल जो है वो हमारा पार्ट है, मतलब हमारा पार्ट नहीं है हमारे साथ मिलकर काम करता है। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें होगी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या कोई बुरी भी बातें हैं? जी हाँ, कुछ बुरी बातें आप लोगों को बताऊंगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर जगह अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं, तो उनको मैनेज करना पड़ता है और अच्छी चीजों को एंजॉय करना पड़ता है। तो जिंदगी में लगा के चलो आप लोग, हर जगह आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, चाहे देश के बारे में बात कर ले, रिलेशनशिप के बारे में बात कर ले, पढ़ाई के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात कर ले, हर जगह कई सारे लोगों को अगर हेल्थ के बारे में बात करें, कई सारी बीमारी होती हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक साइड में हेल्थ के ध्यान भी रखना है साथ साथ में, तो एक मैनेज करना चीजों को काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इशू भी है इंडिया और नेपाल के बीच में, और दो काफी इंपॉर्टेंट इशू है। इशू नंबर 1 है चाइना। चाइना जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो जहां जहां इंडिया का दबदबा है वहां वहां वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, ताकि इंडिया को एज ए लीडर ट्रीट न किया जाए और एशिया में बस चाइना को ही देखे। देखिए इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोग, यहाँ पर अगर दुनिया में आप लोग बात करेंगे तो चाइना बोलता है कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बस अकेला यूएसए और रशिया रहेगा, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग एक तरीके से यहाँ पर अपनी बातें रख सकती है। पर लेकिन जब एशिया में आते हैं तो ये दोगला रवैया दिखाता है, ये चाहता है कि एशिया में इसके अलावा किसी को पूछे ही ना, पर लेकिन ऐसी इसकी चली नहीं। फिलहाल जो है इंडिया की हवा हर जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो एक तो ये है इंडिया और चाइना का जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें नेपाल कई बार फायदा उठाता है। देखिए नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये जो आसपास वाले रीजन है, ये सारे बेसिकली मजा लेते हैं कई बार। मतलब उनको जब लगता है कि इंडिया से काम निकलवाना है तो यहाँ पर बेसिकली चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, और जब लगता है चाइना से काम निकलवाना है तो इंडिया की गोद में बैठ जाते हैं। तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी वजह से कई बार रिलेशन में थोड़ी बहुत खटास भी होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आते हैं कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी तो खट्टे मीठे रिलेशन चलते हैं दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। और इसी के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट भी है यहाँ पर। अभी यहाँ पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही बोला गया कि यार जो लिम्पुद एरिया है, काला पानी और जो लिपू लेक वाला एरिया है,
जिसको यहाँ पर ये अपने वाले मैप में दिखाते हैं। तो इसको बोला कि इसको थोड़ा देखा जाए। हमारी कंट्री में कहां पर पड़ता है? हमारी कंट्री में नॉर्मली उत्तराखंड का पार्ट है। तो अगर आप लोग उत्तराखंड पीसीएस यानी कि यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएं कि ये पर्टिकुलर इशू किस किस कंट्री के बीच में, तो इंडिया और नेपाल के बीच में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये भी याद रखना। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी आते आते यहाँ पर ये बात भी बोल गए कि यार देखना, थोड़ा ध्यान रख लेना यार मोदी भाई, थोड़ा ध्यान रख लियो। देखो हम अपनी कंट्री में जा रहे हैं, जिक्र करना तो बनता है, वरना ये कहेंगे तुमने बॉर्डर के बारे में जिक्र ही नहीं किया वहां पर जाकर, ठीक है। हमारी भी इज्जत रख लेना, बुरा मत मानना, ठीक है। तो ऐसी बातें बोलकर वो चले गए। तो अभी देखो आगे किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। हमने ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ में अपने रिलेशन अच्छे किए हैं। तो आप लोग ये बताइए कौन सा संविधान में संशोधन करके बांग्लादेश के साथ में हम लोगों ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। ये ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिस भी राज्य से कोई इंटरनेशनल जो बाउंड्री टच करती है, अगर उसकी वजह से उस राज्य के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो देखिए नेशनल लेवल की न्यूज हो जाती है वो, और स्टेट लेवल में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोनों तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हैं। तो कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर? सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कौन कौन से एग्रीमेंट वगैरह हैं। इसी के साथ में कुछ बेसिक बताई यहाँ पर, जो कि एमओयू के बारे में या फिर रुपये कार्ड के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक देखा रिलेशन के बारे में, और यहाँ पर ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया और क्या क्या चैलेंजेस हैं वो जाने। अब क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए। ये यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन ही बताऊंगा, और इसके टॉपिक के बारे में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे कई सारे क्वेश्चन हाथ लगे, तो मैंने सोचा मतलब जो कि यूपीएससी में पूछे गए वो हाथ लगे, और जो बना रखे वो तो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा काफी अच्छा। जैसे कि एक बात, एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, क्वेश्चन जैसे ही दिखाता हूं ना, एक बार उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया करो, उसके बाद में आंसर देखा करो, तो लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है जो मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, वो किन किन कंट्री के बीच में देखने को मिलती है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो आंसर बताइए ए बी सी एफ डी। तो आंसर बताइए इसका, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? देखो अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद में आंसर देखना। तो आंसर हो गया इसका बेसिकली बी, ठीक है। तो यहां पर मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया इसके बारे में, सूर्य किरण एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, हमारी कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली जो रुपया कार्ड है वो कई सारी कंट्री में लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। उसमें से कौन कौन सी है? भूटान, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई। तो कौन सी करेक्ट है यहां पर अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं? भूटान, बांग्लादेश, सिंगापुर और यूएई। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो अभी पढ़ा है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 2-3 मिनट ही हुई है, तो इसके चलते आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। तो बताइए सही आंसर इसका क्या है? ए बी सी एफ डी। अभी बताया ना मैंने, थोड़ी देर हुई है। तो आइए एक बार आंसर देख लेते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद में आंसर देखना है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। तो भूटान, सिंगापुर, यूएई और नेपाल। बांग्लादेश नहीं है, जो बांग्लादेश है वो यहाँ पर गलत डाल दिया, और बांग्लादेश जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो दूसरा अगर गलत हो गया तो आंसर यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। अगर कोई हिंदी भाषी है, आप लोगों के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन इसीलिए डालता हूं ताकि आप लोग हिंदी में पढ़ सकें। वैसे पढ़ता तो मैं हिंदी में ही हूं, कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी यार जितना मेरे से बन पड़ता है उतना मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को लेकर चला जाए। तो आप लोग उसको थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज किया कीजिए। इंग्लिश और हिंदी को कोशिश करो कि समझा करो, क्योंकि आगे चलकर जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे इंग्लिश भी कम से कम पार्ट होना चाहिए। आगे चीजें और बढ़ी रही हैं, डेवलप ही हो रही है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपीएससी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। बात क्या की जा रही है? कई सारी कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, जैसे कुर्द हो गया, ठीक है, मदेसी हो गया और रोहिंग्या कम्युनिटी हो गया। तो ये बोला गया यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि इनको मैच करो कि कौन सी कंट्री के साथ में ये मैच करते हैं। यानी कुर्द कम्युनिटी जो है वो बांग्लादेश से पाई जाती है, मदेसी कम्युनिटी जो है वो नेपाल में पाई जाती है, और रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो म्यांमार में पाई जाती है। अगर आप लोग मेरे लेक्चर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मुझे पता है 100% यूपीएससी का ये क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे। यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और फिर मैं आप लोगों को आंसर तो इसका बताने वाला ही हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कुर्द कम्युनिटी के बारे में अगर पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं, कुर्द कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को याद होगा मैंने कितनी बार पढ़ा है, कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान वो एरिया था जब सीरिया के अंदर लड़ाई चल रही थी यहाँ पर, तो काफी लार्ज स्केल पर ये एरिया जो था वो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे। और ये कुर्द कम्युनिटी है, जैसे अलग अलग देश में अलग अलग कम्युनिटी पाई जाती है, तो ये कुर्द कम्युनिटी क्या करती है, ये तुर्की वाला ये एरिया जो तुर्की का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कुछ एरिया थोड़ा सा अर्मीनिया का, कुछ एरिया यहाँ से ईरान का, कुछ एरिया इराक का और कुछ एरिया सीरिया का लेकर ये अपना कुर्दिस्तान बनाने की बात करते हैं। और ये हमेशा इसके लिए लड़ते भी हैं अपने एरिया के लिए। तो कुर्द कम्युनिटी जो है वो बांग्लादेश की नहीं है यहाँ पर, तो कुर्दिस्तान कुर्द कम्युनिटी कई बार न्यूज में रहती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। मधेसी कम्युनिटी के बारे में मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया, जब नेपाल को डिवीजन किया गया
बेसिकली उसकी प्रोविंस में। तो मधेसी कम्युनिटी वाला एरिया जो है उन्होंने डिवाइड कर दिया था। पहले तो ऐसे थी मधेसी कम्युनिटी नीचे वाले एरिया में, पर फिर उन्होंने उसका ऐसे डिवाइड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पर, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ये नेपाल की हो गई। और रोहिंग्या कम्युनिटी तो आप लोगों को पता ही है, म्यांमार में उनको कितनी बुरी तरह मार मार कर वहां से भगाया गया। तो आंसर क्या हो गया, पहला नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी के साथ में दूसरा और तीसरा दो सही है, तो आंसर यहां पर सी हो गया। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखोगे तो यार इतनी तो गारंटी देता हूं क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। जब कोई ऐसा क्वेश्चन है ना कि 10 साल में कुछ ऐसा हो रहा है, 5 साल में कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एक चीज एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग खुद ही देखिए, अगर आज के डेट में आप लोगों को बोलो कि आप लोग को रेगुलरली सुबह जो है 6 बजे उठना है, ठीक है, तो क्या आप लोग रेगुलरली सुबह 6 बजे उठ पाते हैं? किसी दिन आप लोग 5 बजे उठ गए, किस दिन आप लोग 5:30 बजे, किस दिन 6, किस दिन 7, ऊपर नीचे कई बार करते रहते होंगे, ठीक है। तो अगर नेचुरली देखा जाए तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा होता ही होता है। और जब ये ह्यूमन टेंडेंसी हर जगह इंप्लीमेंट होती है तो फिर यहां क्यों नहीं लगेगी? क्वेश्चन को पढ़ता हूं, अब आंसर बताएगा। बोला गया द वैल्यू ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, यानी कि इंडिया और श्रीलंका का व्यापार जो है पिछले एक दशक के अंदर में, यानी कि 10 सालों में लगातार कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा होगा, 10 साल तक तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं रहती है, गवर्नमेंट भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो पहली स्टेटमेंट जो है काफी चांसेस है कि ये गलत होगी, ठीक है। टेक्स्ट जो यहाँ पर टेक्सटाइल एंड द टेक्सटाइल आर्टिकल, इनके जो कपड़ा है और कपड़ा के जो भी चीजें रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंपोर्ट, खासकर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आप लोगों को पता है बांग्लादेश जो है काफी बड़ा एक तरीके से कंट्री है, खासकर जब कपड़ा उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि इंक्रीज करें डिक्रीज करें, यहाँ पर बोला बहुत बड़ा सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअल आप लोगों को पता होगा तो सही कर पाओगे, वरना आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि नेपाल है और इसी के साथ में भूटान है, फिर इधर हो गया बांग्लादेश। तो ये सारी कंट्री वो हैं जिसके साथ में हमारे बॉर्डर टच करते हैं। तो हो भी सकता है ऐसा, पर लेकिन नेपाल के साथ में जैसे रिलेशन हमारे रहते हैं तो उसके बेस पर आप लोग बोल सकते हो कि ऐसी चीजें जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, कॉमन सेंस के बेस पर अगर बोला जाए, है कि नहीं। क्योंकि नेपाल के साथ में बार बार चाइना को लेकर इशू होते रहते हैं। अभी पहली जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने बिल्कुल ही जो लो लेवल पर रिलेशन पहुंचा दिए, पर लेकिन बांग्लादेश के साथ में कंटिन्यूअसली आप लोग को अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर ए में, सॉरी ये यहाँ पर ये खत्म है, ठीक है। ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, और डी में बोला गया 1 2 3। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका बी, यानी कि एक तरीके से सेकंड स्टेटमेंट सही है। बताता हूं कैसे। एक तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कॉन्टिन्यूअसली नहीं हो सकता है यार 10 सालों में, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, तो 10 साल बड़ा टाइम होता है, तो ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली गलत ही रहती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एक तरीके से हैक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं जो आप लोग एग्जाम में फॉलो करोगे। इसी के साथ में जो टेक्सटाइल और इसी के साथ में जो उसके आर्टिकल्स हैं तो बांग्लादेश से हम लोग करते हैं, सही बात है। अब नेपाल के साथ में हमारे रिलेशन ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये तो हम लोग को पता है नेपाल नहीं है, तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कौन है। तो याद रखिएगा साउथ एशिया में सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है हमारा बांग्लादेश। तो एक ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन अगर कल को बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में भी आ जाए, श्रीलंका के रिलेशन के बारे में भी आ जाए, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया। तो ये क्वेश्चन जो थे जो भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने रुपया कार्ड के बारे में, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कुर्द कम्युनिटी यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग उसको बोल सकते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ये हो गया। तो टोटल मिलाकर हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन इस अकेले आर्टिकल से यहाँ पर देख लिए, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होगा किसी आर्टिकल में कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, और कई बार ऐसा होगा कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो ये उस आर्टिकल की औकात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल कितने क्वेश्चन बनवा सकता है, ठीक है। तो जो भी इस तरीके से बनेंगे तो टेंशन मत लेना, 2 यूपीएससी क्वेश्चन थे और 2 मैंने खुद से फ्रेम किए थे। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोग इसको आर्टिकल को अच्छे से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है। बेसिकली एक छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर लेकिन इससे भी क्वेश्चन निकलेगा जो कि आप लोगों से ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, या फिर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इस आर्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के द्वारा भी एक इशू उठाया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आप लोग याद रखेगा। ये इशू उठाया गया जब सीनियर ऑफिशियल आईसीसीआई के 4 बच्चों के पास में गए और बोले यहाँ पर उनका घर जो है वो उनसे छीना जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा लोन पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है कोविड-19 की सेकंड वेव के टाइम पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोला मैंने? कोविड-19 की सेकंड वेव में कई सारे बच्चों ने अपने माता पिता गवा दिए। अब जिस ने भी अपने घर बनाए होंगे तो उन्होंने लोन पर लेकर घर बनाए होंगे। अब किसी ने यहाँ पर लोन ले रखा है आईसीआईसी से, किसी ने एचडीएफसी से, किसी ने एसबीआई से।
अब दिक्कत ये हो गई कि माँ बाप तो चले गए, माँ बाप कमाने वाले थे, लोन जैसे तैसे करके उतार लेते, पर लेकिन अब बच्चे रह गए जो बच्चे पढ़े लिखे भी नहीं है अभी, मतलब एक तरीके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तो क्या वो यहाँ पर लोन पे कर पाएंगे? तो उनके घर छीनने की बेसिकली बात की गई, उनको घर से बेदखल करने की बात की गई आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिसर के द्वारा। आप लोग बोलेंगे बड़ा बदतमीज बैंक है। अब देखिए जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो किसी के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, अब उनकी भी गलती नहीं हो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ही कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसी के चलते एक पर्टिकुलर बॉडी है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, यानी कि जो बच्चों के अधिकार के बारे में बात करती है ये बॉडी है। और ये आगे निकल कर आई और ये बॉडी यहाँ पर बोल रही है कि इसका कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकालना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर पेंडेमिक में जिसने अपने माँ बाप जो हैं वो गवा दिए हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है, वरना आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस निकलकर सामने आएंगे और जिसकी वजह से दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग की क्या राय यहाँ पर अगर पूछे जाए तो ये सही है या फिर गलत है, यानी कि बच्चों से यहाँ पर लोन लेना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को माफ कर देना चाहिए? तो अगर इंसानियत के नाते देखें तो माफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अगर बात करें गवर्नमेंट अगर यहाँ पर आगे निकल कर आए तो सही रहेगा, वरना अगर बात करें बैंक को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैंक इस तरीके से सारे लोन छोड़ता चला जाएगा तो बैंक डूब जाएगा, तो भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बैंक और गवर्नमेंट जो है वो आपस में मिलकर कोई सोल्यूशन निकाले ताकि इन बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये एक तरीके से एक मिड पाथ होगा, बुद्धा वाला पाथ। तो ये तो हो गई बेसिकली कंप्लीट न्यूज। अब यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, यानी कि एनसीपीसीआर। तो ये जो बॉडी है ये हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई, तो इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट पास करके बनाई गई पार्लियामेंट में, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट यानी कि सीपीसीआर एक्ट 2005 भी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर बॉडी है जिसको नेशनल कमीशन, ये कमीशन है, कमीशन और काउंसिल में डिफरेंस होता है, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है, कहीं पर काउंसिल लिखा होता है कहीं पर कमीशन। काउंसिल जो रहती है नॉर्मली इलेक्टेड बॉडी रहती है, यानी कि वो चुनाव के द्वारा इलेक्शन होकर आती है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोग बोलते हैं। और कमीशन जो रहता है वो अपॉइंटेड बॉडी रहता है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो कमीशन जो है यहाँ पर वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर यहाँ पर ये काम करता है। अब इसके मिनिस्टर कौन है आज के डेट में ये आप लोग को बताना है। अभी यहाँ पर कमीशन के द्वारा ऑपरेशन जो इसका स्टार्ट किया गया था तो ताजा है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2007 में इसके द्वारा यहाँ पर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। कमीशन जो है उसके मैंडेट के बारे में बात करें तो सेक्शन 13 जो है जो सीपीसीआर का एक्ट का वो इंश्योर करता है कि कोई भी कानून है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मशीनरी है यहाँ पर जो कि बच्चों के अधिकार से रिलेटेड है तो उसको यहाँ पर लेकर चला जाए। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताता हूं, हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, तो चाइल्ड लेबर को रोकने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि बच्चे जो हैं उनको लेबर से दूर रखना है, तो चाइल्ड लेबर वाली कैटेगरी यहां से देखेगा। बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बनाया एजुकेशन, ये आप लोगों को बताइए। हमारी कंट्री में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसके चलते 2002 में बच्चों को फंडामेंटल राइट दिया गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। तो उन मुद्दों को देखा जाएगा जो कि संविधान के बेस पर यहाँ पर अधिकार प्रोवाइड कराए गए। किस आर्टिकल में डाला गया था उसको? आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया था। तो ये इस तरीके से बच्चों के कई सारे अधिकारों के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी यहाँ पर हो जाएगी। और कई सारी ऐसी बातें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, इसके द्वारा भी कई सारी बातें बोली गई हैं जिनको हम लोग इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो ये भी मुद्दा देखने को मिलेगा। एज डिफाइन अगर बात करें डेफिनेशन के बेस पर तो एज जो होनी चाहिए वो बच्चा किसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, तो 18 साल के जो नीचे का है वो बच्चा आप लोग को देखने को मिलेगा इसके हिसाब से। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पर मुद्दा क्या था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, एनसीपीसीआर के बारे में बता दिया, आखिर क्या मुद्दा है, कहां से क्या बातें निकल कर आई, और पूरा इसी एक बॉडी के बारे में एक कवर करा दिया आप लोग को, एक बॉडी आप लोग की कवर होगी। अब क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन आसान है पर लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के हिसाब से जो चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है एज के हिसाब से, 15 साल, 16 साल, 17 साल या फिर 18 साल, तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो, इससे मुझे भी कम से कम देखिए थोड़ा सा एक तरीके से मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, एक बच्चा तो ये बोल रहा है, कह रहा है सर ऐसा लग रहा है हमारे पेपर है। ठीक है, मतलब हमसे ज़्यादा मेहनत तो आप कर लेते हो यार। देखो आप लोग जब रिजल्ट आता है ना वो इतना ज़्यादा मजा भी देता है जब आप लोग बताते हो सर रिजल्ट आया और सिलेक्शन हो गया। अभी यूकेपीसीएस में इतने सारे बच्चों ने मेल लिखा जिसकी कुछ हद नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर गए। कई सारी स्टेट पीसीएस का जब भी एग्जाम होता है तो आप लोग इस तरीके से फोन करते हो, मतलब फोन नहीं सॉरी फोन तो कहाँ तक ही उठाऊंगा मैं मतलब मेल करते हो आप लोग, तो अच्छा लगता है। तो एग्जाम के बारे में जो भी पेपर देख रहा करो मुझे जरूर सेंड किया करो, और जब भी पेपर सेंड किया करो आप लोग बताया करो कि एसएलवी जो बेसिकली परिवार से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं कवर करा चुका हूँ, और इसी के साथ में आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है,
तो कैसे चांसेस लग रहे हैं, तो 2-4 बातें लिखा करो ताकि मैं और ज्यादा से अच्छे से समझ पाऊं आप लोगों की सिचुएशन को, और उसी तरीके से चीजों को चेंजेस करते हैं हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस रखकर आप लोगों को चलना है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका डी हो गया। तो यानी कि 18 साल यहाँ पर बेसिकली ये एनसीपीसीआर के द्वारा यहाँ पर बात बोली गई एजेस के बारे में, यानी कि जो बच्चा होना चाहिए 18 साल उसको बोला गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी ही अच्छे से आप लोग चीजों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जो है आप लोग हिस्ट्री के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है हिस्ट्री के अंदर में, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। बात करेंगे यहाँ पर बाबू जगजीवन राम जी के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जब हिस्ट्री के बारे में आप लोगों से बात करूंगा आप लोग इनको समझ पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी ट्रिब्यूट पे किया गया यहाँ पर, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके उपलक्ष्य में, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को देता हूं और फिर क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर बात करें जगजीवन राम जी के बारे में, तो इनका जन्म जो है बेसिकली, अगर इनको पॉपुलरली जैसे कि यहाँ पर जगजीवन राम जी को जो नॉर्मली बोला जाता है, इनको बाबूजी बोलते थे। ठीक है, तो बाबूजी बोलते थे यहाँ पर। इंडिपेंडेंट इंडिया में एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिशियन जो कि बिहार से निकल कर आए, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 5 अप्रैल 1908, और जो लास्ट सांस इनके द्वारा ली गई थी वो 6 जुलाई 1986 में। तो यहाँ पर इनके बारे में मैंने जुलाई के महीने में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर रेगुलरली आप लोग कनेक्ट है तो। जिसने उस टाइम पर सुना था तो कई सारे क्वेश्चन भी होंगे आप लोग के जिनका आप लोग को आंसर देना होगा। ठीक है, हालांकि सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। तो इनके बारे में याद रखिएगा, पैदा हुए थे यहाँ पर बेसिकली बिहार के अंदर में, और आखिरी सांस ली थी इनके द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर में। बाकी इनकी जो परिवार है वो वाली बातें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया, इनके फाउंडेशन रखा गया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइज कराया गया डिप्रेस्ड जो सेक्शन होता है, जिनको कई बार हम लोग अनटचेबल बोलते हैं। ठीक है, तो देखने को मिलेगा। याद रखिएगा एक आर्टिकल है आर्टिकल 15, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है आयुष्मान खुराना की, तो ये याद रखिएगा काफी ज्यादा फोकस करती है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये तो काम किए गए, इसी के साथ में यहाँ पर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्ट हुए यहाँ पर 1937 में, और इनके द्वारा रूरल लेबर मूवमेंट भी यहाँ पर चलाए गए देश के अंदर में, खासकर जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। जगजीवन राम जी जो थे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है यहाँ पर, किस बेस में, यहाँ पर अनइंटरप्टेड लेजिस्लेटर कैरियर, यानी कि 1936 से लेके 1986 तक। आप लोग समझ सकते हैं 40 साल तक इंसान जो है एक तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर करियर में रहे, और उस करियर में ये हारे नहीं कभी। तो इससे पता चलता है कि कितने महान एक तरीके से इंसान थे, जनता के लिए कितना काम इनके द्वारा किया गया, कि 40 साल तक लगातार ये इलेक्टर होकर आते रहे। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे कोई भी क्यों न रही हो, चाहे कांग्रेस रही है यहाँ पर, उसके बाद में जनता दल रही है, पर लेकिन इनके द्वारा जो अपनी सीट से इलेक्शन लड़ा जाता था वो हमेशा ये जीतते रहे। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितना अच्छे से जनता के साथ में ये कनेक्ट हो गए। 1946 में यहाँ पर यंगेस्ट मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट में। इंटरिम गवर्नमेंट जब यहाँ पर बनाई गई तो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री जो इनको मिली थी वो थी यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में बात करें तो इंश्योर किया सोशल जस्टिस, ताकि यहाँ पर संविधान के अंदर में जनता को जो ऊपर नीचे का जो बेसिकली वो रहता है कि हाँ ये ऊंची कास्ट का है नीचे कास्ट का है, उसको साइड में रखा जा सके। इनके द्वारा यहाँ पर सर्व किया गया मिनिस्टर विद वेरियस पोर्टफोलियो। नेक्स्ट 30 ईयर में इनके द्वारा बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में कनेक्ट रहे। और इसी के साथ में जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन जाता है कई बार, 1971 की जब वॉर हुई यहाँ पर, तो डिफेंस मिनिस्टर थे यहाँ पर इंडिया के, वो कौन थे, वो यही थे। तो बाबू जगजीवन राम जी हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 में, उसमें आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में जब चला तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, उस टाइम पर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट टाइम पे इंसिडेंट देखने को मिले, हर एक में आप लोगों को इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें 1974 में, जो बेसिकली अगर बात करें स्पेशली ड्यूरिंग द जो ड्रोथ के टाइम पर, तो होल्ड किया गया एडिशनल पोर्टफोलियो इनके द्वारा, ताकि कई सारी चीजों को टैकल किया जा सके। फूड क्राइसिस जैसे हो गए ये सारी चीजें, या फिर कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर काम किया जा सके। यानी कि इनके द्वारा अपनी जिंदगी का जो पूरा एक लाइफ टाइम जो है यहाँ पर, वो पूरी जिंदगी जो है इनके द्वारा जनता के लिए न्योछावर यहाँ पर कर दी गई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। तो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। डिफेंस मिनिस्टर मैंने बता दिया, टोटल 40 साल तक यहाँ पर ये अपनी पोस्ट पर रहे। तो इनके लॉन्गेस्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर, 30 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है यहाँ पर, ठीक है। और इनका जो मेमोरियल है उसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर इनका मेमोरियल है समता स्थल, जिसको पीस ऑफ इक्वलिटी भी आप लोग बोलते हैं, वो इनका मेमोरियल है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के अंदर में पर्सनैलिटी जो पूछ ली जाती है उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर इनको कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा आप लोग जिसका आंसर दें।
तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी बेसिक चीजें तो इनकी जान ली। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जगजीवन राम जी। ये बोला जा रहा है कि ही वाज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन द जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो अंतरिम गवर्नमेंट थी यहाँ पर उसमें यंगेस्ट मिनिस्टर थे, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है कि जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें, तो यहाँ पर इंश्योर करें सोशल जस्टिस, ताकि यहाँ पर इंश्योर किया जा सके ताकि लोगों के बीच में कोई भेदभाव न रहे। ठीक है, ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर। अगर बात करें डिफेंस मिनिस्टर थे 1971 की वॉर में, तो ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका आंसर आप लोग सही देंगे। आंसर क्या है? सही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही तो आंसर देना है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। इसी तरीके से आंसर देते रहो और मुझे क्या चाहिए मेरे शेरों, इसी तरीके से आंसर देते रहा करो। शेर नहीं फिर बोलोगे सर आप तो बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो मतलब यार अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब पढ़ाने में ना जोश अलग ही आता है जब आप लोग अच्छे से आंसर देते हो, लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा है और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी यहाँ पर और इसी के साथ में इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में बात करें यहाँ पर, या फिर वोटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें, तो जीएस पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। एक पर्टिकुलर रिवर है जिसका नाम है बेसिकली सतलज रिवर, और ये सतलज रिवर जो है ये यहाँ पर लड़ाई का कारण रहती है दो राज्य के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में। वैसे अभी चंडीगढ़ जो है वो रीजन चल रही है, पर लेकिन यहाँ पर ये भी याद रखिएगा सतलज यमुना जो लिंक है यहाँ पर, ये कई बार न्यूज में आता है और कई बार इस इशू को कई सारे जगह आप लोगों ने देखा होगा, इसको कई बार एक तरीके से इशू भी बनाकर रखा जाता है और कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का भी यहाँ पर जिक्र होने वाला है। ठीक है, तो जिक्र करें तो इससे पहले कि आप लोगों को उसके जिक्र की फिक्र हो, उससे पहले मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। खासकर अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि टॉपिक को इस तरीके से कवर करो कि पोस्टमार्टम हो जाए, एक बार कहानी खत्म। अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1960 में ये साइन की गई थी। तो 60 में और डिस्कस कर रहा हूँ 22 में अभी आप लोगों से, तो टोटल मिलाकर 62 साल इसको पूरे हो चुके हैं, ऐसा बोल सकते हो 62 ईयर। ये जो ट्रीटी है इसमें 6 रिवर को डिवाइड किया गया अलग अलग से, 3 रिवर हमारे हिस्से में, 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में। पाकिस्तान के हिस्से में जो रिवर आई वो थी इंडस, झेलम और चेनम। ठीक है, तो ये इंडस, झेलम और चेनम जैसे मैं बोलता हूं, मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताया था, इसको याद रख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने रहा यहाँ पर रवि, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो ये बेसिकली अगर बात करें, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सतलज रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली आप लोगों से बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग अगर समझ सके तो यहाँ पर ये इंडस वाटर ट्रीटी का भी पार्ट है, जिसके बेस पर आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, कौन था यहाँ पर बिचौलिया, यानी कि दलाल कौन था दोनों की संधि करवाने वाला? तो वो था वर्ल्ड बैंक, जिसने यहाँ पर दलाली की, और दोनों कंट्री की ये ट्रीटी जो है बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, और इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर ज्यादा पावर है। अगर पाकिस्तान ऊपर होता तो अब तक यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर खून की नदियां बह रही होती इस पर्टिकुलर ट्रीटी को लेकर, तो ये भी इशू है। पर लेकिन चलो सही है कि हम हैं यहाँ पर, तो ये है इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, उनके बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो इसी रिवर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो सतलज यमुना के लिंक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा भाखरा डैम भी है, इसके बारे में थोड़ा सा वो डिटेल में बताऊंगा। सतलज यमुना जो लिंक है आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़ा सा और ऐसे आप लोग देखते हैं, सतलज और यमुना का लिंक ऐसा कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। भाखरा डैम और नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये आप लोग देखते हैं गोविंद सागर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। यमुना सतलज लिंक जो है यहाँ पर नजर आता है, 92 किलोमीटर की कैनाल जो है वो कंप्लीट की गई यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए, यानी कि इसके बारे में मोटा मोटा आइडिया रखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए डाली क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, कई बार जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर भी पहुंच जाता है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो कई बार कोर्ट से यहाँ पर सलाह भी लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर डाला। बात करते हैं आर्टिकल 143, अगर आर्टिकल बात करूं तो 143 जो है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों से एडवाइस लेता हूं ना कई बार कि क्या करना चाहिए यार, ये इशू देखने को मिल रहा है, जैसे मॉर्निंग में जो आप लोगों की वीडियो आती है उसमें कई बार इशू देखने को मिलता है, वो प्रोसेसिंग में इतना टाइम लेता है कि मेरा दिमाग भी कई बार सड़ जाता है। जैसे सुबह 1 घंटा 25-30 मिनट के करीब उसके द्वारा ले गए वीडियो को प्रोसेसिंग करने में, मैंने दूसरी भी अपलोड करी वो डिलीट की, उसमें भी ये चीज चलती रही, तो मतलब पता नहीं क्या ही होता है।
लगता है यूट्यूब जो है भांग खा के बैठ जाता है कई बार, तो कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। शाम की वीडियो में तो टाइम रहता है, सुबह की वीडियो में टाइम नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से इशू देखने को मिलता है। तो ये वीडियो तो मैं पहले बना के भी थोड़ा अपलोड कर दूं तो आराम से प्रोसेसिंग होती रही, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन वो वाली वीडियो जो है वो कई बार रुला देती है सुबह सुबह, मतलब इतना दिक्कत क्रिएट कर देती है। रुला देती है मतलब मैं ऐसा नहीं कि रोने लग जाता हूँ, मतलब और भी काम रहता है तो मेरा टाइम काफी वेस्ट हो जाता है उसके चक्कर में, फिर थोड़ा सा टाइम, फिर पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें फिर इधर उधर होने लगती है और उसी के चक्कर में आपको लोग का भी कई बार शेड्यूल बिगड़ जाता होगा, तो वो भी चीजें मुझे थोड़ा सा इरिटेट करती है। मैंने कहा यार मतलब कितने सारे, मतलब इतने सारे लोग देखते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। चलिए जो भी है, अपने हाथ में जितना होता है उतना मैं कोशिश करता हूँ यार चीज़ों को, और इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ अगर कोई ऐसा इशू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को अगर सलाह मशवरा करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, तो आर्टिकल 143 यानी कि आई लव यू बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बहक गए तो अच्छी सलाह देंगे वरना नहीं देंगे। मतलब क्या है, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर अगर बात करें तो दो मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा तो यहाँ पर यह कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है ये जो मैटर है ये पब्लिक इंपोर्टेंस का है, यानी कि जनता के फायदे का है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राय लेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राय देंगे अपनी, और फिर प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो माने या ना माने। तो पहला तो ये मैटर है। दूसरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये कोई ट्रीटी हो गई, कोई एग्रीमेंट हो गया, उन सब के बारे में, तो यहाँ पर बेसिकली ये भी फिर क्या करेंगे, ये एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे, और फिर से मानना है मानना जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है। यानी कि ये ओनली एडवाइजरी रोल है। पर लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस एक याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। पहले वाले में एक तरीके से रिफ्यूज कर सकते हैं वो एडवाइस देने से, अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि भाई साहब देखो इसके मैटर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से, क्योंकि पब्लिक इंपोर्टेंस का है, और जो जज होते हैं वो पब्लिक के कनेक्टिविटी के लिए तो होते नहीं है वहां पर, वो पब्लिक की कनेक्टिविटी के लिए तो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो अगर उनको नहीं पता उस मुद्दे के बारे में तो साफ साफ कह सकते हैं कि मान्यवर मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस मुद्दे को अच्छे से समझ नहीं पाता हूं, मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप मेरे से कृपया ये मुद्दा करके न पूछे। तो वहां पर बेसिकली वो रिफ्यूज कर सकते हैं। पर लेकिन जब संविधान के बारे में पूछेंगे तो ये तो वही बात होगी कि आप लोग मेरे से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछो और मैं बोल दूं कि यार इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो अगर पता भी नहीं होगा तो मैं पता करके बताऊंगा, पर ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरे एरिया का काम ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो यहां पर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा ही करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर आ गया तो ये बोलेंगे थोड़ा टाइम दो, इसके बारे में देखते हैं क्या बात की जा सकती है, उनको ओपिनियन देना ही देना पड़ेगा। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिकली जज है वो मना नहीं कर सकते। तो ये दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर एक हो रहा है, ओनली एडवाइजरी है, दोनों ही टाइम पे यहाँ पर बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं तो मानना या मानना जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है। यानी कि दो मुद्दों में से एक में तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना कर सकता है, दूसरे में मना नहीं कर सकता है, उसको बाइंडिंग है। पर लेकिन प्रेसिडेंट दोनों में बाइंडिंग नहीं है, वो दोनों में मना कर सकता है उनका डिसीजन मानने से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 जो है यहाँ पर ये भी बातें बताते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट को सलाह देनी हो किसी पर्टिकुलर इंसान को तो कम से कम 5 जज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले बैठ गए और आके बोला ये लोग इसी को इस तरीके से इंप्लीमेंट करो, नहीं, यहाँ पर प्रॉपर एक काम होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कोई भी चीज होती है इतनी आसान नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई इशू आप लोग को देखने को मिलेगा। अप्रैल 8 जो है यहाँ पर 1982 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर बात की गई कि सतलज यमुना जो लिंक है यहाँ पर, ये कैनाल जो है वो बनाई जाएगी, और इसका उद्घाटन कर दिया गया बेसिकली कापोरी विलेज पटियाला डिस्ट्रिक्ट से। तो ये जो कैनाल है ये कंप्लीटेड हो जाएगी तो यहाँ पर पानी शेयर किया जाएगा रवि और ब्यास का, दो राज्य के बीच में। पर लेकिन सारी चीजें सही से नहीं चलती हैं। अगर थोड़ा सा पीछे आप लोग जाओगे तो हरियाणा और पंजाब जो है वो अलग अलग दो राज्य बन गए, पंजाब अलग हरियाणा अलग। अब दोनों में यहाँ पर इशू चलने लगा, पंजाब ने पानी शेयर करने से मना कर दिया हरियाणा के साथ में, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कत देखने को मिले। कोर्ट में केस पहुंचा तो यहाँ पर बेसिकली इराडी ट्रिब्यूनल जो हेड किया गया सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वी बालाकृष्ण इराडी के द्वारा, उनके द्वारा फिर यहाँ पर इस चीजों को देखा गया और वाटर शेयरिंग के बारे में यहाँ पर बातें की गई। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जहां से आप लोग कुछ आइडिया होना चाहिए, कल को क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इशू बता दी, यहाँ पर इस पर्टिकुलर वाटर लिंकेज के बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बता दी। इसी के साथ में क्या क्या मुद्दा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बातें बताई, और यहाँ पर इसी के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी भी आप लोगों की कवर करा दी। तो कई सारे डिफरेंट टॉपिक हो गए एक ही आर्टिकल में कवर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनके बारे में अलग अलग कई बार क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में बन जाते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को देना है। बात की जा रही है सीधी सतलज यमुना जो लिंक है, बेसिकली अगर बात की जाए इसके बारे में, कैनाल के बारे में, तो किस दो राज्यों के बीच में यहाँ पर ये डिस्प्यूट का रीजन है? यूपी हरियाणा, यूपी बेसिकली पंजाब, हरियाणा पंजाब, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो ये आप लोग को बताना है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? हरियाणा और पंजाब आप लोगों को सही आंसर देखने को मिलेगा। तो आंसर सी सही हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूजन आप लोग इसको रिलेटेड लेके नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला बेसिकली एक कानून बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग हमको फोर्स नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द पार्लियामेंट टू इनेक्ट द लॉ फॉर इनफोर्सिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ ये बोल दिया कि आप लोग जो है यहाँ पर हमको फोर्स नहीं कर सकते हो कि हम लोग को कानून बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। ये बातें इनके द्वारा बेसिकली बोल दी गई। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप लोग हम लोग को फोर्स नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब यहाँ पर यह, अगर हम लोग को ऐसा कुछ करना है तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, आप लोग बस यहाँ पर हमको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ कर लो, आप लोग हमको फोर्स नहीं कर सकते। तो ये है बेसिक मुद्दा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर जो बातें करने वाला हूँ पहले आप लोग ये समझिए। बात की जा रही है ये किसके द्वारा बोला गया, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल साहब के द्वारा बोला गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। और ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं, लीगल चीफ एडवाइजर, सबसे बड़े जो एडवाइजर होते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करते हैं कोर्ट के अंदर में। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की थंब के नीचे, एक अंगूठे के नीचे यहाँ पर ये रहते हैं, वो यहाँ पर इनको अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर ये प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई बात करनी होती है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट को कोई बात करनी है तो यहाँ पर बेसिकली अटॉर्नी जनरल का इस्तेमाल किया जाता है बीच में, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट जाएंगे पूछने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एक संवैधानिक एक तरीके से आप लोग यहाँ पर पोस्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये पोस्ट जो है कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखना है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन बस एक पूछूंगा यहाँ पर, सबसे पहले हमारी कंट्री की जब आजाद हुई थी, ठीक है, तो 1950s में, उस टाइम पर सबसे पहले हमारी कंट्री में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? और प्रेजेंट टाइम पर के वेणुगोपाल साहब हैं। इनके पहले मुकुल रोहतगी थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बताने हैं। अभी मुद्दा क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर बन जाएगा। ये जो 5-6 लाइन जो लिखी है ना, ये हजारों क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं अलग अलग एग्जाम में इन 5-6 लाइन से। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी क्या हमारे ओरिजिनली संविधान में थी? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओरिजिनल हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, उनको बाद में ऐड किया गया। ऐड किसके द्वारा किया गया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई 1976 में। इसने बोला कि यार फंडामेंटल ड्यूटी जैसी कोई चीजें होनी चाहिए। तो ये 1976 में इसके द्वारा बोला गया। तो हम लोग को लगा चलो ठीक है यार फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, तो हम लोगों ने कर दी। अब इस कमेटी के द्वारा कितनी बोली गई थी यहाँ पर? तो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बोली गई थी, पर हम लोगों ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बनता है कि कहां से हम लोगों ने ये ड्यूटी ली? तो यूएसएसआर से ली। यूएसएसआर जो था वो 1990s तक यूएसएसआर था, उसका विघटन हो गया, टोटल 15 देश उसमें से निकल गए। एक देश यूक्रेन भी था जो कि अभी यहाँ पर काफी सारी इश्यूज झेल रहा है। तो यहाँ पर इसी यूएसएसआर से हम लोगों ने यहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो तो थी यहाँ पर, जो कि 42nd यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 में, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तब इसको यहाँ पर ऐड किया गया। पर लेकिन ये जो काफिला था वो यहीं पर ही नहीं रुका, आगे भी चीजें बढ़ी। मतलब क्या था, जब लगा आगे चलकर यार एक और ड्यूटी होनी चाहिए, तो फिर 2002 में जब हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल चेंज कर रहे थे संविधान के ऊपर कई सारे एजुकेशन को लेकर, तो 86वां संविधान में संशोधन किया गया। ये वही संशोधन है जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल ऐड किया जिसका नाम था 21A। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके चलते सेम टाइम पर जैसे बच्चों का अधिकार हो गया, अब बच्चे अपने आप तो स्कूल में जाएंगे नहीं, अब पेरेंट्स की ड्यूटी भी बना दी फिर, यानी कि पेरेंट्स यानी कि माँ बाप की ड्यूटी है यहाँ पर, और वो ड्यूटी जो थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड कर दी 2002 के अंदर में। तो 86वां संविधान संशोधन ने फंडामेंटल राइट में भी चेंज किया और ड्यूटी में भी चेंज किया। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं यहाँ पर। 11वीं जो ड्यूटी थी यहाँ पर वो ऐड की गई यहाँ पर 51A बेसिकली पार्ट 4 के अंदर में। ये यहाँ पर क्या थी ये ड्यूटी, ये भी आप लोग को बता देता हूँ। ये थी यहाँ पर पेरेंट जो है या फिर गार्जियन जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द जो चाइल्ड है उसको एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा और ये 6 से लेकर 14 साल बकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये बाकी की जो 10 ड्यूटी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इनको एक बार आप लोग नजरों में को निकाल लेना। स्टैटिक पोर्शन है, ड्यूटीज तो वैसे भी आप लोग को पता होनी चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते
कि हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अपने झंडे का और अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट हम लोग को कर रहे हैं, ठीक है। इसी के चलते जो भी फ्रीडम फाइटर हैं उनकी सबकी जो ये सारी चीजें रही हैं उनकी सबको हम लोग को एक तरीके से इज्जत देनी है, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के बारे में ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, भाईचारा बनाकर रखना है, ठीक है, सेफ गार्ड करना है प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि याद रखिएगा आप लोग। ये सारे क्वेश्चन ही हैं, तो यहाँ पर मुझे लगा नहीं आप लोगों को अलग से क्वेश्चन दिए जाए, ये सारे क्वेश्चन ही हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा थोड़ा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक और यहाँ पर छोटी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों से पूछी जा सकती है। हमारी कंट्री में जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, जिसको बोलते हैं आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके द्वारा लॉन्च किया गया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। श्री अनुराग जो यहाँ पर बेसिकली सिंह ठाकुर साहब हैं, वो यहाँ पर आज के मिनिस्टर हैं, जिसके चलते यहाँ पर पब्लिक में ये बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के बारे में, जिससे आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में आप लोग को बता दिया। तो ये जो पोर्टल है ये रिड्यूस करेगा जो भी यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम होता है, एप्लीकेशन जो भी यहाँ पर सेम टाइम हेल्प करते हैं ट्रैक करने के लिए जो भी प्रोग्रेस यहाँ पर चल रही है। यानी कि एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड करानी है, उसमें लाइसेंस देना है, परमिशन देनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर वे में देखने को मिलेगी। और मिनिस्ट्री जो है काफी बड़ा स्टेप बोल रही है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं कई सारी चीजों को लेकर, तो धक्के खाने भी बंद होंगे, स्पीडी डिसीजन यहाँ पर ले जाएगा। तो यहाँ पर एंड टू एंड फैसिलिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते कई सारे फायदे देश के अंदर निकल कर आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के चलते एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को यहाँ पर और प्रोवाइड करानी है, जो कई बार क्वेश्चन पूछ ली जाती है। सनसेट टीवी के बारे में याद रखिएगा। आफ्टर नियरली 2 ईयर जो यहाँ पर डिस्कशन करने के बाद में हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज किया गया और उसका नाम सनसेट टीवी रखा गया। उस टाइम पर मैंने भी आप लोगों से यहाँ पर पोलिंग करवाई थी, तो कई सारे बच्चों ने कई सारे नाम बोले थे यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी ने पार्लियामेंट टीवी बोला था, ठीक है, किसी ने राज्यसभा टीवी बोला था, अच्छा लग रहा है, तो वो सारे थे यहाँ पर। तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रवि कुमार जो थे वो अपॉइंट किए गए थे यहाँ पर सीईओ। और इसी के साथ में प्रसार भारती के जो यहाँ पर चेयरमैन थे यहाँ पर, वो जो फॉर्मर चेयरमैन जिनका नाम था यहाँ पर सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश के द्वारा इसके ऊपर प्रकाश डाला गया, यानी कि कमिटी याद रखिएगा ये थी। लोकसभा टीवी यहाँ पर हिंदी के लिए रखा गया, राज्यसभा टीवी को इंग्लिश के लिए रखा गया। तो प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से काम स्टार्ट किया गया। तो ये जो पर्टिकुलर टीवी है हमारे देश में आज के में काम कर रहा है मार्च 2021 से, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, फाउंड किया गया था और लॉन्च किया गया था 15 सितंबर 2021 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज के में जो यूट्यूब चैनल है राज्यसभा टीवी वो चेंज कर सनसेट टीवी कर दिया गया, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन कई बार आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो कैसा लगा आज के डिस्कशन जरूर बताएगा। ये सही लग रहा है पैटर्न, मतलब इसमें कुछ चेंज चाहिए, आप लोग जरूर बताएगा कैसा लगा ये डिस्कशन। तो जगजीवन राम जी के बारे में कई सारी बातें मैंने बताई, क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया और उसका आंसर भी देखा, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इंडिया और नेपाल के रिलेशन को काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर आप लोगों ने काफी अच्छे से यहाँ पर दिए, तो उसके लिए सही है। तो कई सारे क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर हो गए, तो अच्छे से हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की, ठीक है। इसी के साथ में एनसीपीसीआर के बारे में आप लोगों से डिस्कस किए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि काफी अच्छे से डिस्कस किया। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की किसके बारे में, सतलज और यमुना के लिंक के बारे में। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी भी डिस्कस कर ली और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पर नजर डाली, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक और न्यूज थी जिसमें बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के बारे में, और इसी के साथ में यहाँ पर सनसेट टीवी के बारे में हम लोगों ने बातें की। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, 1 सेकंड लगती है, इसमें कोई भी मेहनत आप लोगों को नहीं लगेगी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो वीडियो को शेयर भी करते हैं किसी के साथ में? आप लोग शेयर करते हो वीडियो को? अगर लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोग इनको शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग इनको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो इससे एसएलवी परिवार जो है वो और अच्छे से यहाँ पर आगे बढ़ेगा और एक अच्छी एजुकेशन लोगों को मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, यानी प्यार बांटने से बढ़ता है। तो अगर आप लोग को लगता है शेयर करने लायक चीजें, तो शेयर जरूर किया करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि चीजें जो हैं वो अच्छे लेवल पर आगे बढ़ती रहे और आप लोगों को भी फायदा रहे। एक माहौल बनेगा आप लोगों के भी आसपास में, अगर शेयर करोगे, जो लोग आप लोगों के आसपास में वो और प्रोडक्टिव बातें आप लोगों से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग रेगुलर कनेक्ट हो सकते हैं 2 वीडियो के थ्रू यहाँ पर, जिसमें स्टैटिक प्लस करंट में कवर करता हूँ यहाँ पर, जिससे चलते आप लोग अपनी एक कंप्लीट स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप वगैरह सारे टेलीग्राम आप लोग को दे रखे हैं, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाते हैं। ये बेसिकली मेन टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। स्टडी लवर वीर @ जाकर सर्च कर लेना यहाँ पर बेसिकली टेलीग्राम पर, ठीक है। स्टडी लवर वीर लिख लेना, आ जाएंगे। 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF यहाँ पर मिल जाती है। तो कैसा रहा आज का ये लेक्चर? टकटकी लगाकर देखा कि नहीं देखा? ठीक है, अब तो आपकी टकटकी वाली बिल्ली भी नहीं दिखती है, कोई नहीं दिखाया करूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।